नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हर जीवित प्राणी दिन में हजारों बार तय करता है। जी हाँ, ये है एक सांस का सफर। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं, पर यह कमाल की जटिल और हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सिर्फ 4 सेकंड, इतने से वक्त में हमारा शरीर एक ऐसा काम कर जाता है जो किसी भी आधुनिक मशीन के लिए नामुमकिन है। आखिर उस एक सांस के अंदर होता क्या क्या है, आइए पता लगाते हैं। अपने इस सफर के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे और ये समझेंगे कि एक मामूली सी सांस कैसे हमारे जीवन को ऊर्जा देती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, आखिर हम सांस लेते ही क्यों हैं? इसका जवाब सिर्फ हवा को अंदर बाहर करने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सब कुछ ऊर्जा बनाने के बारे में है। देखिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका, मतलब हर सिंगल सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है श्वसन यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से। ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल देती हैं। बस यही है पूरे श्वसन तंत्र का सबसे बड़ा मिशन। अब जब हम क्यों जान गए हैं, तो चलिए कैसे पर ध्यान देते हैं। सोचिए, हम हवा के एक कण के साथ साथ चल रहे हैं और देख रहे हैं कि शरीर में घुसने के बाद उसका सफर कैसा होता है। तो सफर शुरू होता है नाक से। यह हमारे शरीर का पहला डिफेंस सिस्टम है। यहाँ मौजूद बाल, ग्रंथियां और म्यूकस एक बेहतरीन फिल्टर का काम करते हैं, जो धूल और कीटाणुओं को वहीं रोक देते हैं। और तो और यहाँ हवा को गर्म और नम भी किया जाता है, ताकि वो फेफड़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। नाक के बाद अगला स्टॉप है स्वर यंत्र, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं पर एपिग्लॉटिस नाम का एक बहुत ही स्मार्ट गेट कीपर है। इसका काम है ये पक्का करना कि खाना हमारी सांस की नली में न चला जाए। और हाँ, यहीं से हमारी आवाज भी बनती है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स की मदद से। स्वर यंत्र के बाद हवा श्वास नली यानी ट्रेकिया में दाखिल होती है और यहां से ये एक उल्टे पेड़ की तरह हजारों शाखाओं में बढ़ जाती है। इसे श्वसनीय वृक्ष कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, इन रास्तों से होते हुए हवा आखिरकार सबसे पतली नलियों यानी ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाती है। अच्छा, हवा का रास्ता तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि इस हवा को अंदर खींचता और बाहर धकेलता कौन है? तो अब हम सांस लेने के पीछे की मैकेनिक्स को समझेंगे, यानी वो इंजन जो इस पूरे सिस्टम को पावर देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें मेहनत लगती है, जबकि सांस छोड़ना ज्यादातर पैसिव होता है, वो अपने आप हो जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे की ओर जाता है, जिससे फेफड़ों को फैलने की जगह मिलती है, वॉल्यूम बढ़ता है और हवा अंदर खींची चली आती है। और जब सांस छोड़ते हैं, डायाफ्राम बस रिलैक्स होकर अपनी जगह वापस चला जाता है, वॉल्यूम कम होता है और हवा बाहर। हमारे फेफड़ों की भी अपनी क्षमताएं होती हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, जो हम एक सामान्य सांस में हवा अंदर बाहर करते हैं, और एक होती है वाइटल कैपेसिटी, जो बताता है कि हम जोर लगा के ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हैं। तो एक सामान्य रिलैक्स्ड सांस में हम कितनी हवा अंदर लेते हैं? करीब 500 मिलीलीटर। इसे अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये एक स्टैंडर्ड पानी की बोतल के बराबर है। हर 4 सेकंड में इतनी हवा हमारे अंदर बाहर होती रहती है। और अब हम पहुंच रहे हैं इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर, वो जगह जहां बाहर से आई हवा आखिरकार अपना असली काम करती है। ये वो पल है जिसे हम महान आदान प्रदान कह सकते हैं। हमारी यात्रा का आखिरी डेस्टिनेशन है एल्वियोलाई। ये अंगूर के गुच्छों जैसी दिखने वाली लाखों सूक्ष्म हवा की थैलियां हैं। असली जादू यहीं होता है। इनकी दीवारें 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा पतली होती हैं, जिससे गैसें बड़ी आसानी से खून में आ जा सकती हैं। और ये फैक्ट तो दिमाग घुमा देने वाला है। अगर हम इन लाखों छोटी छोटी एल्वियोलाई को खोलकर फैला दें, तो इनका कुल एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर होगा। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम गैस एक्सचेंज के लिए कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन खून में आ तो गई, लेकिन आधा ही काम हुआ है। अब इसे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना है, और ये काम भी किसी शाही सवारी से कम नहीं है। यहां से ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से सीधा दिल में जाता है और फिर हमारा दिल उसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है।
लगभग 97% ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम के खास प्रोटीन पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करती है। ये एस शेप का ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यह बहुत काम का है। ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कितनी मजबूती से पकड़ता है। असल में ये एक सुपर स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम है, जिसे पता है कि ऑक्सीजन को कब पकड़ना है और कब छोड़ना है। तो मुद्दे की बात यह है, फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन का मेला लगा है, हीमोग्लोबिन एकदम चुंबक की तरह ऑक्सीजन से चिपक जाता है ताकि उसे ट्रांसपोर्ट कर सके। लेकिन जैसे ही ये शरीर के उन हिस्सों में पहुंचता है जहां ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, ये अपनी पकड़ ढीली कर देता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है ना कमाल का स्मार्ट सिस्टम। अच्छा, ऑक्सीजन की डिलीवरी तो हो गई, पर अब कचरा भी तो साफ करना है। तो चलिए अब वापसी की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से वापस फेफड़ों तक कैसे लाया जाता है। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लगभग 70% बाइकार्बोनेट बनकर सफर करती है। बाकी में से कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और थोड़ा बहुत सीधे खून में घुलकर वापस फेफड़ों तक पहुंचता है। हमने पूरी प्रक्रिया देख ली, पर एक सवाल अब भी है, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? ये इतना जटिल सिस्टम बिना हमारे सोचे समझे अपने आप कैसे चलता रहता है? चलिए इसके कंट्रोल सेंटर पर एक नजर डालते हैं। इसका कंट्रोल हमारे दिमाग के एक हिस्से ब्रेनस्टेम में होता है। यहीं पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो हमारी सांसों की लय को सेट करता है। कीमोरिसेप्टर्स नाम के सेंसर खून में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को लगातार मॉनिटर करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सांस की रफ्तार को घटाते बढ़ाते रहते हैं। आमतौर पर यह सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, पर अस्थमा या एम्फाइसेमा जैसी बीमारियां इसमें रुकावट डाल सकती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक अद्भुत सिस्टम है जो हर पल हर सेकंड ऑटो पायलट पर हमारे लिए काम कर रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने या एक टॉप एथलीट बनने जैसी मुश्किल परिस्थितियों में इस सिस्टम को अपनी हदें पार करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता होगा? सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।